लखनऊ में एक लड़की के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप हुआ पूरी रात, और उसके बाद उसको फुटपाथ से 100 दबा दिए गए थे। लेकिन मुझे भनक लग गई, मैं लाइव सीधा कैमरा लेके और घुस गया, पुलिस वाले रोकते रह गए। 1200 निकाले। ये खबर है और ये खबर चलनी चाहिए, यही पत्रकारिता। तब मुझे लगा कि नहीं, आप पत्रकारिता में वो स्थिति नहीं बची है, मुकाबला किया जा सकता। और जब ये अपना प्रतिद्वंदी ही समझ रहे हैं तो फिर सीधा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करके इनसे देखते हैं, और वहीं से राजनीति में आने का मन। 5 रुपए, 50 रुपए, 5,000 रुपए के लिए किसी का बेटा मरता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे मतलब क्या बोलेंगे, ये बहुत बुरी बात है। अरे लगता है तुम भी मेरे जैसी हो, कहना जो है वही नहीं कह पाती हो। क्या आपने सोचा है कौन है आपके नेता, कहां और किस पृष्ठभूमि से वो आए हैं, कितना संघर्ष देखा है उन्होंने और क्या सोचकर राजनीति से जुड़े हैं? हेलो, नमस्कार, वेलकम। मैं हूं तन्वी सिन्हा और आइए राजनीति के पीछे के अपने राजनेताओं के व्यक्तित्व को जानते हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे शो मुलाकात अ स्नीक पीक इनटू द लाइफ ऑफ योर लीडर में बिहार कांग्रेस प्रवक्ता अशित नाथ तिवारी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशित जी। धन्यवाद तन्वी जी, धन्यवाद। अशित जी, आप राजनीति से जुड़ने से पहले कई सालों तक एक पत्रकार, एक एंकर के तौर पर काम कर चुके हैं। सवाल करने वाले से जवाब देने वाला बनने तक का सफर क्या आपने पहले से प्लान किया था? नहीं, देखिए, पहले से तो ऐसा कुछ तय नहीं था। पत्रकारिता को मैं जी रहा था, मैं पत्रकारिता से बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गई, हालात ऐसे बनते गए कि फिर लगा कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं और हम जो बदलाव चाहते हैं, जिस बदलाव की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसके लिए क्यों ना सीधे राजनीति में आया जाए और वहां सीधे कोशिश की जाए। तो परिस्थितियों के बाद राजनीति में आया मैं, वरना पत्रकारिता तो मेरी पहली मोहब्बत। जी जी, आप बिहार के बेतिया से हैं। आप अपने बचपन व अपने अनुभवों के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, बचपन मेरा गांव में बीता है। पश्चिमी चंपारण जिले में मझौलिया प्रखंड है, वहां का अमुआ मझार गांव है। वहां बीता, किसान परिवार से हूँ। मेरे बाबा जो थे, बाबा जी वो हाई स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। हालांकि मेरे बड़े होने तक वो रिटायर हो गए, मैं जब 5 साल का था तभी। तो वो घर में आ गए और वो बड़े ही गांधीवादी थे, बड़े उच्च आदर्शों वाले। तब के सारे शिक्षक हुआ करते थे बड़े ऊंचे आदर्शों के शिक्षकों के। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के वो संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। तो बड़े ऊंचे आदर्श वाले थे और गांव-गांव में घूम घूम के कई सारे स्कूल उन्होंने खोले, चंदा ले लेके लोगों से। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में कई स्कूलों को खुलवाने में उनकी महती भूमिका रही। तो उनके संरक्षण में पालन पोषण हुआ। बड़े गांधीवादी थे, मतलब आप कह सकती है ना कि जैसे एक आस्थावान आदमी भगवान में भरोसा करता है, उस तरह से महात्मा गांधी में उनकी आस्था, उस तरह से। और पिताजी सोशलिस्ट थे, बड़े समाजवादी थे। वो जयप्रकाश जी, लोहिया जी, इन लोगों से बड़े प्रभावित थे। तो मेरे घर में ना ये चर्चाएं खूब होती थी। जब हम लोग थोड़ा बड़े हुए तो हमारे घर में चर्चा ही यही होती थी, गांधीवाद की चर्चा, लोहियावाद की चर्चा, जयप्रकाश जी की चर्चा, भूदा आंदोलन जो हुआ था उसकी चर्चा, चंद्रशेखर जी जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, उनसे मेरे पिताजी की बड़ी निकटता थी। तो जब पदयात्रा में आए तो मेरे ही घर में सबका खाना पीना भी हुआ था। तो बड़ा करीब से इन विचारों को बहुत करीब से हमने देखा। और तन्वी जी, आपको जान के हैरानी होगी कि 7वीं 8वीं क्लास में मैं अपने पिताजी से जेपी और लोहिया के बारे में बातें करता था। मैं समाजवाद, पूंजीवाद, ये सब बातें करता था। और 9वीं क्लास में मैंने लेनिन की कुछ किताबें पढ़ी। मैंने मेरी विचार यात्रा जयप्रकाश नारायण जी की किताब 10वीं से पहले पढ़ ली। जी, क्या आपको कहीं लगता है कि जी अशित जी, क्या आपको लगता है क्या इस तरह के पारिवारिक माहौल में रहने के कारण मतलब आपके मेंटल डेवलपमेंट में और ज्यादा हेल्प हुआ और इसके कारण ही आप पत्रकारिता की तरफ और बेहतर एक अच्छे पत्रकार की तरह अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए? क्योंकि जब तक कि हमारे पास इन तरह की चीजों के बारे में एक संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, हम अगर राजनीतिक अगर बात करें, अगर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो ये सभी चीजें जानना भी बहुत जरूरी होता है। देखिए तन्वी जी, ऐसा है ना कि इन वजहों से बड़ी मार कुटाई भी मेरी हुई है। हुआ ये कि
10वीं की परीक्षा तो आप जानती हैं कि हम लोगों के लिए, बिहार वालों के लिए, कहीं के लिए भी, तमाम बच्चों के लिए 10वीं की परीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। जी, जी। और 10वीं की परीक्षा सिर पर है और मैं कुछ और किताबें पढ़ रहा हूँ। मैं कभी शरद चंद्र को पढ़ रहा हूँ, कभी प्रेमचंद को पढ़ रहा हूँ, धर्मवीर भारती जी को पढ़ रहा हूँ, मतलब अलग अलग साहित्यकारों की किताबें पढ़ रहा हूँ, कुछ दूसरी किताबें पढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए बड़ी डांट भी पड़ती थी, कई बार पिटाई भी हुई कि यार पढ़ तो लो, एग्जाम है सिर पे, मैट्रिक कैसे पास करोगे, यही सब पढ़ते रहोगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी रुचि इसमें, मैं साहित्य पढ़ता था, मैं विचारधारा, जो आइडियोलॉजिकल बुक्स हैं, हाँ, विचारधाराओं से जुड़ी किताबें हैं, उनको पढ़ता था। सोवियत संघ का नया इतिहास, ये किताब मेरे हाथ लगी इंटरमीडिएट के एग्जाम के पहले, तो मैं पूरी किताब पढ़ गया कि आखिर ऐसी क्या बात है कि सोवियत संघ का जो नया संविधान, इसमें पूरी दुनिया की रुचि थी और 250 भाषाओं में ये किताब ट्रांसलेट हुई और पूरी दुनिया भर में बिकी, तो जरूर कुछ महत्वपूर्ण बात रही होगी। जी, बिल्कुल। तो वो किताब मैं पढ़ गया। तो कविताओं को पढ़ना, हिंदी साहित्य पढ़ना, इस तरह की किताबें पढ़ना, ये बड़ा मजेदार रहा। और इसी तरह बाकी पढ़ाई भी होती रही और पास वास करते मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हमने अपने होम टाउन में ही की, बेतिया में। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब मुझे जी। दिल्ली जाना पड़ा और वहां से जाके मैंने फिर पत्रकारिता की पढ़ाई। जी। जी, आप बता रहे थे कि आपको बचपन में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी कविताओं और कहानियों में, लेकिन वो अपना शौक आपने बरकरार रखा और आप एक मंचीय कवि भी हैं। आपकी एक कहानी संग्रह अभी तक प्रकाशित भी हो चुकी है और कुछ पाइपलाइन्स में भी हैं। आपकी राइटिंग्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएँ, किस तरह की कविताएँ और कहानियों में आपकी रुचि है और कौन-कौन सी किताबें आपकी आ चुकी हैं? नहीं देखिए, पढ़ाई के दौरान और प्रवास के दौरान, घर से बाहर रह के पढ़ाई करने के दौरान, फिर नौकरी के दौरान अलग अलग अनुभव मिले जीवन के। और जो जीवन के अलग अलग अनुभव मिले, कहानियों में, कविताओं में वही सारी बातें हैं, अलग कुछ भी नहीं है। जो देखा, जो भोगा, जो महसूस किया, उन सबको कलमबद्ध करता गया। और इसका फायदा ये हुआ कि बहुत कुछ अभी भी है, लिखना बाकी है, जिन्हें लिखना है। और कविताएं जो बनी वो बड़ी अच्छी बनती गई और लोग उसे पसंद करते गए। तो लगा कि देखिए कुछ नहीं है ना, आप मैं एक ही सुझाव सबको देता हूं कि ऑब्जर्व करना सीखिए। कोई भी चीज जब आप देखिए ना, तो बड़े गौर से देखिए, उसको महसूस कीजिए। जब तक आप महसूस नहीं करते हैं चीजों को, जी। तब तक आप उस पर बेहतर, एक पत्रकार के लिए भी, तो वो पत्रकार बेहतर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता जो खुद चीजों को गहराई से महसूस नहीं करता है। मतलब आप में बुद्धि की ऊंचाई भी हो और हृदय की गहराई भी हो। एक अच्छे कलमकार के लिए, पत्रकार के लिए, लेखक के लिए, कवि के लिए, चित्रकार के लिए जरूरी है कि बौद्धिक ऊंचाई के साथ उसमें हृदय की गहराई भी हो। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हृदय से नरम बना रहूं, उदार बना रहूं, स्नेह और प्रेम हृदय में बना रहे, और पढ़ता लिखता रहूं, अच्छे लोगों के साथ बैठा रहूं, ताकि उनकी बौद्धिक ऊंचाई से कुछ हासिल करूं। तन्वी। जी। जी, आपकी कोई ना कोई कविता हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, जो आपको पसंद हो इस वक़्त आप हमें सुना सकें। देखिए, कविता तो मुझे, अपनी सारी कविताएं पसंद है, मैंने ही लिखी है, मुझे क्यों नहीं पसंद होंगी। और इसलिए कविताएं पसंद होती हैं तन्वी जी, जब आप कविताएं लिखने लगेंगी, कई रातों की नींद हराम हो जाती है। एक कविता दिमाग में अगर उमड़ घुमड़ रही है, कोई घटना उमड़ घुमड़ रही, तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी सो नहीं पाता है, कई रातों की नींद गंवा देते हैं कवि एक कविता लिखने के लिए। इसलिए कविताओं से तो प्रेम होना चाहिए। और चलिए मैं आपको दो चार लाइन सुना देता हूँ। जी। जैसे ये भी बड़ा अजीब है, देखिए ये मेरा एक एक्सपीरियंस है मेरे ऑफिस का, कि चैनल में जब मैं था, न्यूज चैनल में ही काम करता था, तो मैं देखता था कि बच्चे आ रहे हैं, नए नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, और उनकी नौकरी हो रही है, वहीं उनकी दोस्ती हो रही है, कौन किसके साथ कैसा सलूक कर रहा है, कैसे मिलता है। तो खैर चलिए, उस पर एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। जी। तरन्नुम है, तरन्नुम आपको सुना देता हूँ, कीजिएगा। होठों पर ये जो नाना तुम लाती हो, आंखों से क्यों हाँ हाँ तुम दोहराती हो, अरे लगता है तुम भी मेरे जैसी हो, कहना जो है वही नहीं कह पाती हो, अरे होठों पर ये जो नाना तुम लाती हो, आंखों से क्यों हाँ हाँ तुम दोहराती हो। तो ये है एक तरन्नुम।
लंबी कविता है हालांकि। जी जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि आपकी जो कहानी संग्रह होगी वो भी इतनी रोचक और मज़ेदार जो भी पढ़ते होंगे उनको लगती होगी। आप अपने थोड़ा-सा बुक के टाइटल के बारे में और उसके स्टोरी लाइन के बारे में बता दें ताकि हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो भी उसे जाकर ज़रूर पढ़ें। देखिए, कहानी संग्रह जो है हुँ, हुँ। नदी लौटती भी है, वंदना पब्लिकेशन से प्रकाशित है और जी, अमेज़न पर भी ये उपलब्ध है, वंदना पब्लिकेशन से भी आप सीधे मंगा सकते हैं। किताब में 9 कहानियाँ हैं और पिछले साल लॉकडाउन के दौरान ये 9 कहानियाँ मैंने लिखी, जब कोरोना चरम पर था और लॉकडाउन में हम सब लोग घरों में बैठे थे। तो हमने कहानियाँ लिखी। देखिए, इसमें क्या है ना कि हम बिहार के लोग जब दिल्ली जाते हैं, चलिए मैं तो वहाँ पढ़ने गया, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं, वो बहुत कम उम्र में रोजी-रोजगार की तलाश में वहाँ चले जाते हैं। उनकी इच्छा होती है कि वो पढ़ें, लिखें, लेकिन उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो पढ़ लिख सकें। तो उन्हें रोजगार तलाशना, फिर अपने घर कुछ पैसे भेजना, खुद के लिए भी कुछ पैसे बचा लेना, घर वालों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि बेटा दिल्ली में है तो ज्यादा से ज्यादा पैसे भेजे, बेटा दिल्ली में कैसे मतलब रह रहा है, कैसे खा रहा है, ये दुश्चिंताएं हैं। इसी बीच उसकी कुछ दोस्ती भी होती है, यारी भी होती है। बिहार से दिल्ली गए लड़कों को वहाँ प्रेम भी हो जाता है, उसके लिए भी एक अलग से समय निकालना है, उसके अपने खर्चे हैं। तो ये जो एक संघर्ष है, ये मैंने भोगा। मैं वहाँ जहाँ रह रहा था, वहाँ जिस बिल्डिंग में, वहीं कुछ और लोग बिहार के ही रह रहे थे। तो मैंने देखा कि ये कैसा जीवन है इन लोगों का। उसमें एक लड़का जो बड़ा अपील करता था मुझे, उसकी लाइफ को मैंने बहुत करीब से देखा। तो एक कहानी वो है, आप पढ़िए तो मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा। एक बड़ी बेहतरीन कहानी, देखिए पत्रकार रहते हुए हुँ, हुँ। अखबार में जब मैं काम कर रहा था तो एक वन अधिकारी गए और हमारे यहाँ थारू जनजाति है, जंगलों में जो रहती है, वाल्मीकि नगर जंगल में, उनका बड़ा शोषण होता है, बहुत शोषण होता है। तो एक वन अधिकारी ने किस तरह से इंसाफ दिलाने की कोशिश की। वहां एक लड़की को उसके माँ बाप की हत्या हुई थी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में, जी, गरीब लोग बेचारों की। तो उनको कैसे वो इंसाफ दिलाता है वो वन अधिकारी, और बाद में उस लड़की से वो वन अधिकारी शादी भी करता है। तो अद्भुत प्रेम की कहानी है कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर और एक थारू जनजाति बेहद गरीब परिवार की बच्ची, और उसको इंसाफ दिलाता है, उससे प्रेम करता है, उससे शादी करता है। मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी कहानी है, सब कहानियां लोगों को पढ़नी चाहिए। जी। जी, पत्रकारिता के दौरान क्या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था, इंटरेस्टिंग इंसिडेंस जहाँ पर आपको ये सोचने पर आप मजबूर हो गए थे कि प्रोफ़ेशन में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है, आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं और आपको एक सेट ढर्रे के साथ काम करना पड़ रहा है? मैं बहुत ही साफ शब्दों में इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्रकारिता के अच्छे पलों को भी जरूर याद करना चाहूंगा। मुझे याद है एक बार मुरली मनोहर जोशी जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था एक चैनल पे, और मुरली मनोहर जोशी जी बड़े नाराज हो गए, खफा हो गए मुझसे, और बीच में इंटरव्यू छोड़ दिया, पेपर वेपर निकाल के बड़े गुस्से में वो निकल गए बाहर स्टूडियो से। उसकी थोड़ी देर बाद मुझे पीसीआर से कहा गया कि सर अभी ब्रेक में एंकर चेंज हो जाएगा, और सर आप जरा आ जाइए, जोशी जी अभी रुके हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अरे भाई क्यों रुके हुए हैं, वो तो बड़े गुस्से में निकले, यहाँ से लड़ाई झगड़ा करेंगे क्या मुझसे। तो खैर मैं जब निकला तो बैठे हुए थे, तो हमारे चैनल के और लोग भी उनके साथ बैठे हुए थे। तो मैं गया तो जोशी साहब खड़े हो गए और मेरी पीठ पर हाथ रख के बोले कि तिवारी जी, मैं आपसे नाराज होकर नहीं निकला, आपसे कोई नाराजगी मेरी नहीं है। बात दरअसल ये है कि आप जो सवाल पूछ रहे थे, अगर उनका मैं सही जवाब देता तो इस चुनाव में उससे हमारी पार्टी का नुकसान हो जाता, और अगर मैं गलत जवाब देता तो मेरी इमेज को डेंट करता। देखिए, ये लोग अपनी छवि का भी ख्याल रखने, जी, वो जी, जो जी। पीढ़ी थी राजनीति की, उसे अपनी इमेज की चिंता थी। वो आज के नेताओं की तरह झूठे लबार लोग नहीं थे। छल प्रपंच झूठ फरेब सब करने वाले आज के जो नेता हैं, वो उनसे थोड़े अलग लोग थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर मैंने चैनल पे झूठ बोला तो हुँ, मेरी हुँ। इमेज को डेंट लगेगा, जी। और अगर सच बोलता हूँ पार्टी का नुकसान हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा पल था मेरे लिए। एक पल और आपको मैं बताऊंगा, जो अभी भी याद करता हूँ, वो दुख होता है। पुखराया में रेल हादसा हो गया, 200 से ज्यादा लोग मरे, 250 से ज्यादा लोग उस रेल हादसे में मरे, और हम लोग जब गए तो मतलब ये स्थिति थी कि कोई ऐसे ट्रेन में लटका हुआ है, खून गिर रहा है, लेकिन हम
निकाल नहीं सकते, वो बुरी तरह से फंसा हुआ है। 5 घंटे 6 घंटे तक रेस्क्यू नहीं हो पाया, उस आदमी को नहीं निकाला जा सका और वो मर गया। चलते चलते काफी तेजी में चल रहा था, पैर पड़ा तो लगा कोई नरम चीज है, नीचे देख रहा हूँ छोटे से बच्चे का पाँव कटा हुआ। बड़ा बड़ा ही हृदय विदारक सब कुछ रहा वो। लेकिन उस दौरान हमने एक काम किया, सरकार वहां मृतकों के शवों को छुपाने का काम कर रही थी। रेल बॉगी जो पलटे हुए थे उनका एक बड़ा अच्छा घेरा बना के और वहां मिट्टी की खुदाई करके शव दबा दिए गए थे। लेकिन मुझे भनक लग गई, मैं लाइव सीधा कैमरा लेके और घुस गया। पुलिस वाले रोकते रह गए, धक्का वक्का भी मुझे पुलिस वालों ने मारा, गालियां दे दी मुझे, लाइव में मैंने गालियां सुनी, लेकिन मैं कैमरा लेके घुस गया और उनका वो करतूत हमने उनकी पकड़ ली। और जब उस मिट्टी की खुदाई हुई तो आपको जान के हैरानी होगी कि 12 शव निकाले गए। मिट्टी रख के ऊपर से छोटा जो पत्थर का टुकड़ा होता है ना, जिसे हम लोग गिट्टी कहते हैं, वो बिछा दी गई थी कि किसी को पता ना चले कि यहाँ शव छुपाया गया है। तो ये चोरी हमने पकड़ी तो मुझे लगा कि चलो कुछ अच्छा काम किया। तो ये मेरे अच्छे पल है जिन्हें मैं याद करूं। और अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों राजनीति में आया। पत्रकारिता कई किस्से हैं जो मैं सुना सकता हूं, लेकिन राजनीति ऐसा 2 चैनलों में। जब मैं कानपुर के एक चैनल में था और लगभग पूरा चैनल मैं ही देख रहा था, तो लखनऊ में एक लड़की के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप हुआ पूरी रात, और उसके बाद उसको फुटपाथ के किनारे फेंक के वो रईसजादे भाग गए। इस खबर को हमने खूब कायदे से चलाया और इस पर हम चाह रहे थे कि सब लोग जवाब दें कि राजधानी में अगर ये होगा तो कैसे होगा जी। और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी, आज भी हैं वो। बाद में हमें पता चला कि सरकार बहुत खफा है मुझसे और बहुत नाराज है। और फिर मेरे प्रबंधन के द्वारा कहा गया कि भाई वहां एक बड़े अधिकारी का फोन आया था कि आप चलिए, बाबा जी हैं, साधु संत हैं, और क्या कहना है कह दीजिएगा कि पंडित आदमी हूँ, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हमने कहा ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी। ये खबर है और ये खबर चलनी चाहिए, यही पत्रकारिता है। ये चाहे अखिलेश मुख्यमंत्री हो यूपी के, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो, या कोई धरती का आदमी वहां का मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण वो घटना थी जो पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण थी। मुझे याद है कि योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तो रोते हुए एक बार उन्होंने मुझे फोन किया था, तब भी मैं किसी चैनल में था। वो ट्रेन में सवार थे और कहते थे कि मेरा एक फोनो करवा लीजिए, मेरी जान को खतरा है। उसी योगी आदित्यनाथ जी को खबर शायद बुरी लग गई होगी, मेरी तो कोई बात नहीं। फिर मैं जब दूसरे चैनल में गया, नोएडा में 1.5 साल की वहां की नौकरी के बाद भी सरकार मुझसे नाराज और मेरे चैनल का सारा विज्ञापन बंद कर दिया गया और प्रसारणों पर कई जगह रोक लगा दी गई। कई जो हमारे चैनल से जुड़े लोग थे उनके यहाँ छापे वापे पड़ने लगे। बाद में पता चला कि भाई मुझसे बड़ी नाराजगी है सरकार को। तब मुझे लगा कि नहीं, आप पत्रकारिता में वो स्थिति नहीं बची है कि इस तरह के लोगों से लड़ा जा सके, इनका मुकाबला किया जा सके। और जब ये अपना प्रतिद्वंदी ही समझ रहे हैं तो फिर सीधा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करके इनसे देखते हैं और वहीं से राजनीति में आने का मन। बिहारी, अगर मैं ये कहूं कि आप एक बिहारी हैं और अगर आप अपने नजरिए से बिहार को देखना चाहेंगे तो आगामी दिनों में किस तरह का बदलाव देखना चाहेंगे अपने राज्य में? क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए? राजनीति से बिल्कुल परे होकर एक नॉर्मल बिहारी की तरह हम आपसे ये जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, बिहार को जो आपके पूरे विकास का ढांचा है ना, ये इसकी व्याख्या बड़ी गलत तरीके से की गई है, उल्टी व्याख्या होती है। लोग बहुत करीब से बिहार को देख नहीं पा रहे। जैसे हम बहुत ज्यादा आईएएस दे देते हैं और हम इस बात से बड़े खुश हैं कि हम बहुत ज्यादा आईएएस देते हैं, लेकिन हमारा दूसरा पक्ष है कि हम बहुत ज्यादा मजदूर भी देते हैं। दिल्ली, मुंबई, सब जगह मजदूर भी तो हम ही देते हैं। तो मतलब ये कि एक बैलेंस हमें चाहिए, और वो कैसे होगा? बिहार में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है एजुकेशन, और उसके बाद हमारा हेल्थ सिस्टम का ठीक होना। चलो ठीक है, हमारे पास बहुत फर्राटा भरने वाली सड़कें ना हो, लेकिन हमारे पास ऐसे अस्पताल हो कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला एक आदमी, जो उसके बच्चे को जब प्रॉब्लम हो और वो जाए डॉक्टर को दिखाए, तो जो कुछ महंगे जांच हैं जो वो नहीं करवा सकता, वो जांच की सुविधाएं अस्पताल में हो।
आपको जान के हैरानी होगी कि मैं अपने गांव का किस्सा बता रहा हूँ। तब हम लोग गांव में नहीं थे, सब लोग गांव से बाहर ही रहते थे। मैं नौकरी कर रहा था, मेरे पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया है, तो इसलिए गांव में वो भी नहीं रहते हैं और मैं नौकरी के सिलसिले में बाहर ही रहा। तो मेरे गांव का की घटना सुन के मैं हैरान हो गया कि एक जो मजदूर हैं बेचारे, वो उनका छोटा बच्चा वो हार्ट का पेशेंट था, लेकिन वो कैसे उतना महंगा इलाज कराते अपने बच्चे का। तो लोकल में ही कुछ झोला छाप डॉक्टरों को दिखाते रहते, उनको पता था कि बेटा को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फी इतनी ज्यादा थी, जांच के खर्चे इतने ज्यादा थे, वो नहीं कर पाए, वो लड़का मर गया। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार ये बड़ा बुरा हो गया। हम गांव वाले हैं, हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। शायद हम कुछ कर पाते उस बच्चे के लिए, जो भी कर पाते कुछ तो कर ही लेते। तो ऐसा सिर्फ मेरे गांव में नहीं होता है ना, ऐसा सब जगहों पे होता है, पूरे बिहार में होता है। तो इससे मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। नहीं, हमें अपना हेल्थ सिस्टम ऐसा करना है ना कि 200 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले को भी अगर 20 लाख की इलाज की जरूरत है, तो हमारे टैक्स के पैसों से उनका इलाज करो। हम टैक्स देते हैं ना, सरकार थोड़ी अपना पैसा किसी को देती है। सरकार का तो कोई पैसा नहीं होता, सरकार तो हमारे पैसों से पड़ती है। सरकार की रोटी पैसे से चलती है, सरकार का पैसा क्या है? हम जो पैसा देते हैं ना, उससे उस मजदूर के बेटे का इलाज करो, उससे उस मजदूर के बेटे को पढ़ाओ। मैं बिहार में ये दो सबसे महत्वपूर्ण जरूरी काम मानता हूँ। गरीब का, हर गरीब का बेटा अच्छी पढ़ाई पढ़े और हर आदमी का इलाज। 5 रुपए, 50 रुपए, 5,000 रुपए के लिए किसी का बेटा मरता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे मतलब क्या बोलेंगे। तो ये बहुत बुरी बात है। इसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, ये सब ढोल पिटना, ये सब बकवास करना ना, सब बेकार की बात। मत बनाओ हमारी चौड़ी सड़कें, हमें नहीं चाहिए 8 लेन की सड़कें यार। हमें नहीं दौड़ना 150 की स्पीड में, हमें 60 की स्पीड में चलने दो, लेकिन हमारे बच्चों का इलाज तो करवाओ भाई। ये बड़ा मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। जी जी बिल्कुल। स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था तो किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अच्छी होनी चाहिए, तभी हम एक बेहतर मानव संसाधन का विकास कर पाएंगे और तभी समाज का भी निर्माण हो पाएगा। आपने इतना समय हमें दिया और अपने लाइफ से जुड़ी हुई इतनी घटनाओं के बारे में हमें बताया, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। हमें बहुत अच्छा लगा वो सभी चीजें जानकर और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी आपके पर्सनालिटी के बारे में, इन सभी चीजों को जानकर काफी अच्छा लगा होगा। उन्हें बहुत कुछ जानने समझने को मिला होगा आपके बारे में। आपने इतना कीमती समय अपना हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। आई होप आपको हमारा आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा और मेरी कोशिश रहेगी कि हर बार मैं किसी राजनेता से आपकी मुलाकात कराऊं, उनके लाइफ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने किस जर्नी को क्रॉस करके आज ये मुकाम हासिल किया है वो भी जानेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट कर बताएं कि मैं अपने इन प्रोग्राम्स को किस तरीके से और बेहतर कर सकती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।